Assalamualaikum. Welcome back to Handout. I'm your host Shiraz. बैक इन 2019 दिसंबर में जब हम टर्की आए थे तो उस वक्त यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। कोरोना के आने से पहले का ये टाइम था। चाइना के अंदर कोरोना जो था वो इनिशिएट हो चुका था। उसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर कुछ केसेस नज़र आना शुरू हो गए थे, लेकिन दुनिया बंद नहीं हुई थी। और दुनिया से लोग जो हैं वो बहुत सारे रीजंस की बेसिस पे दुनिया से लोग यहाँ ट्रैवल करके आ रहे थे। कुछ यहाँ सेट होने के लिए आ रहे थे टर्की में, कोई यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आ रहा था। टर्की रहने के हिसाब से भी काफ़ी फिजिबल था। यहाँ जॉब में सैलरीज जो थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ चीज़ें महंगी भी नहीं थी। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस थे, चाहे आप प्रॉपर्टी की बात करें या आप ग्रॉसरी की बात करें। लिविंग स्टैंडर्ड आपको बहुत हाई मिलता था बहुत कम प्राइस के ऊपर। लेकिन अब 2019 के बाद ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, टर्की में भी उसका बेइंतहा इम्पैक्ट हुआ। हाँ, ड्यूरिंग कोरोना टर्की ने अपने आप को सस्टेन करके रखा, चीज़ों के प्राइस जो हैं वो हाई होने नहीं दिए। लेकिन ड्यूरिंग कोरोना प्रॉपर्टी बहुत रीजनेबल प्राइस में थी, बहुत अच्छे प्राइस में थी। ग्रॉसरी यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस में थी। एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितनी आज एक्सपेंसिव हो गई हैं। स्कूलिंग टर्की में फ्री है, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन अच्छा, जो फ्री है वो भी गवर्नमेंट स्कूल में है। आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस देने होते हैं और जस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दैन उसके बाद आपको 3-4 साल तक कोई पैसे नहीं देने होते स्कूल में। बुक्स भी आपको फ्री में मिलती हैं। लेकिन अगर आप स्कूल के साथ साथ अगर आप फॉरेनर हैं, बाहर से किसी और कंट्री से आए हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपको लैंग्वेज का। अच्छा, ना सिर्फ ये एजुकेशन में लैंग्वेज का बैरियर है, बल्कि हर सेक्टर के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। चाहे आप अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाने जाएं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, इवन के प्राइवेट ऑफिस भी और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं। इवन कि अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लगाने के लिए अपने घर के इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी आप जाते हैं तो भी आपको लैंग्वेज के बैरियर होते हैं। हाँ, अब कोरोना के बाद से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं। अब स्कूलों में पहले बैक इन 2019 इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट नाउ दे आर ऑफरिंग लाइक एज अ फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट ना। तो अब इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। पहली क्लास से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिए बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और वो एक करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है और बच्चे अब उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ स्कूलों के अंदर टर्किश के साथ साथ इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया है फ्रॉम द क्लास 1 टिल ग्रेड ऑनवर्ड ना। तो अब बच्चे जो हैं यहाँ इंग्लिश से फेमिलियर हो रहे हैं। लेकिन जो पुरानी जनरेशन है उनको बिल्कुल भी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। इनके इंग्लिश ना पढ़ाने के बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन अब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और इंग्लिश के बगैर जो है दुनिया में ट्रेड बहुत मुश्किल हो गई है। टर्की अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अब इनको हर सेक्टर के अंदर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ ये एक तरफ प्रॉब्लम है कि आपको लैंग्वेज बैरियर आपके सामने आ जाता है, वहाँ दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आपके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है। जो इस्तांबुल सिटी है ये कंपैरेटिवली बहुत महंगा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिटी ऑफ टर्की। तो इस्तांबुल में जहाँ इतना बड़ा ये शहर है जिसमें बेइंतहा प्रॉब्लम है, वहाँ अलॉन्ग साइड इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हर एक सिटी के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जितना बड़ा सिटी होता है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा होती हैं, प्रॉब्लम भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो छोटे सिटी होते हैं उनमें प्रॉब्लम भी कम होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती हैं। लाइक इस्तांबुल को अगर हम देखें तो 39 डिस्ट्रिक्ट हैं इस्तांबुल के, और 39 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट की उसकी अपनी एक तरह की एक स्टेट है, और वहाँ हर एक फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस इन्वायरमेंट में लोगों को दी जा रही होती है। चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, चाहे पार्क हों, वहाँ शॉपिंग मॉल्स हों, इंडस्ट्रियल जोन हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाता है। बट यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है लोगों को। मैं बहरहाल अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा था कि जो कंपैरिजन है बैक इन 2019 के और करंट सिनेरियो के अंदर, जब हम यहाँ आए थे बैक इन 2019 में, उसके बाद यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी आपको। आप अगर बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं या आपकी फॉरेन इनकम है या आपका बाहर कोई बिजनेस चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक लेविश लाइफ जी सकते थे। लेकिन अब यहाँ हाई इन्फ्लेशन की वजह से
आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ रही है, इवन कि उन लोगों के लिए भी जिनकी अर्निंग बाहर की है। पहले तो ये था कि जो लोग बाहर कमा रहे हैं या जिनकी फॉरेन इनकम है वो टर्की में बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन अब पहले जैसे सुनने में आता था कि जनाब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, टर्की आ रहे हैं, टर्की आ रहे हैं, अब टर्की से वापस मूव हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मूव होते जा रहे हैं। पहले हमें बहुत कम एड्स देखने को मिलते थे कि लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं कि लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और वापस जा रहे हैं। वापस जाने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। लोग यहाँ जो बहुत सारे वीलॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ ये प्रिटेंड करके अपने बिजनेसेस स्टार्ट किए कि बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, और लोग यहाँ लोगों को इनवाइट किया, उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करने के लिए उनके असिस्टेंट बन गए और उन्होंने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया। अब वो लोग जो उनके व्लॉग्स देख के आया करते थे कि जनाब टर्की बहुत सस्ता है, तो ऐसा नहीं था। बैक अगर हम और पीछे चले जाएं लाइक 2012, 2013, 2014, तो उस एरा के अंदर भी टर्की बहुत एक्सपेंसिव था। जो लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते थे, इस्तांबुल और टर्की के मोस्टली जितने भी सिटीज़ हैं, दे आर हॉट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। और यहाँ टूरिस्ट कॉन्स्टेंटली ज़मानों से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको खूबसूरत लोकेशंस आपको मिलती हैं, यहाँ बहुत कुछ है देखने वाला, और दुनिया यहाँ आती है। इस वक्त दुनिया के टॉप 5 डेस्टिनेशन में से टर्की वन ऑफ दैम है, जहाँ लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। जो कॉन्स्टेंटली आने वाले हैं वो लोग भी ये बताते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल कंपैरिजन देखें तो पहले भी होता था कि अगर आप एक $100 का को कन्वर्ट करवाते थे तो आपके इंस्टेंटली आपके खर्चा हो जाता था। बैक इन 2019, 2020, 2021 इस टाइम स्पैन के अंदर हुआ ये कि क्योंकि कोरोना की वजह से चीज़ें बंद हो गई थी, गवर्नमेंट ने यहाँ अपनी पब्लिक को बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत हेल्प किया। लोगों की जो जॉब चली गई या जो बंद थे तो लोगों को कंपनसेट भी किया। कोरोना में जो भी इन्फ्लेशन हो रही थी उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा। लेकिन जब वो बबल फटा, प्राइजेस शूट हो गए, स्काई रॉकेट्स हो गए, पूरी दुनिया के अंदर स्काई रॉकेट्स हो गए। अभी जो प्रॉब्लम इस बैक इन 2019 से लेके टिल टुडे, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, हमने भी इस दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। और इन प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमने ये सोचा मल्टीपल टाइम कि यार कि हमें कोई और अल्टरनेट कंसीडर करना चाहिए, या मैं मुख्तलिफ और थोड़ी मैंने सर्चेस की तो मालूम ये चला दुनिया में हर जगह पे इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस है और लोगों को हाई इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, चाहे यूके हो चाहे कनाडा हो। कनाडा में भी जहाँ बहुत सारी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ निकल रही होती हैं, वहाँ सेम टू सेम उसके पैरेलल हाई इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन लोगों का इन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंस्टेंट पासपोर्ट। जो इस वक्त दुनिया के ग्लोबल सिनेरियोज हैं, इन ग्लोबल सिनेरियोज के अंदर आपके पास एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। टर्की जो है, क्योंकि टर्की में ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये आपको पासपोर्ट इंस्टेंटली देते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ उनके अपने बच्चे, इनकी नई जनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ फैमिली सोशल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लोग जो हैं वो उनकी कोई औलादें नहीं होती, लिविंग रिलेशनशिप में वो रह रहे होते हैं और उनकी कोई बच्चे नहीं होते। लेकिन टर्की के अंदर जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन टर्की का एक्चुअल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोशल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ फैमिली कल्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोग अपनी फैमिलीज से मिलके रहते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं होता यहाँ पे कि जनाब एक ही छत के नीचे पेरेंट्स थे तो उन्होंने अपने बच्चों की शादी भी उसी एक छत के नीचे कर दी, फिर वो उनके बच्चे भी उसी एक छत के नीचे होने लगे। यहाँ तो जब बच्चों की शादी की जाती है तो उनको अलग घर कर दिया जाता है, फिर वो एक अलग घर के अंदर अपनी फैमिली को स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिली उनकी स्टार्ट होती है, फिर देन उनके बच्चे ग्रो होते हैं, फिर उनकी शादी होती है तो उनके भी घर अलग अलग हो जाते हैं। तो टर्की में इस तरह का इन्वायरमेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोशल इन्वायरमेंट होने की वजह से इनकी अपनी न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ में आपको देखने में कम मिलता है, लेकिन सिटीज़ के अलावा यहाँ पे कॉमनली जो लोगों के बच्चे हैं, 4 बच्चे 6 बच्चे एवरेज बच्चे हैं। मैं बहुत सारे टर्किश लोगों को मिल चुका हूँ जिनके माशाल्लाह 6-6 बच्चे हैं और 4 कॉमनली देखने में मिल जाते हैं। और जो मॉडर्न सिटीज़ हैं लाइक जैसे इस्तांबुल है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसी फैमिलीज़ हमें, टर्किश फैमिलीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं जिनके 3 बच्चे हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि जनाब उनका एक बच्चा है, वरना कॉमनली 2 बच्चे यहाँ लोगों के होते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर उनकी अपनी पॉपुलेशन हो और उस पॉपुलेशन के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़
क्योंकि ये अभी इमर्जिंग कंट्री है। ये जितनी भी डेवलपमेंट आपको यहाँ नज़र आती है टर्की के अंदर, ये कोई बहुत सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। ये रिसेंटली पिछले 8-10 साल के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। जो लोग यहाँ कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते रहे हैं वो ये जानते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत ही देसी सा इन्वायरमेंट होता था। इवन के जो टूरिस्टिक लोकेशंस हैं, जैसे अमीनिनो है, फातेह है, उस्कुदार है, करेकोय है, कदाकोय है, बाशिकताश है, ये बहुत ही थोड़ा देसी इन्वायरमेंट होते थे यहाँ। अपने जो इनका सोशल इन्वायरमेंट था, ये जितनी डेवलपमेंट हुई है ये रिसेंटली 8-10 साल के अंदर डेवलपमेंट हुई है। जो ये इतना आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती हैं यहाँ, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है, ये सारी अभी रिसेंटली पिछले 10 साल के अंदर हुई है। तो इनके पास अपनी ही जनरेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको बाहर के लोगों को इमिग्रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इवन देन उसके बावजूद इन्होंने डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रखे हैं। लाइक जैसे पहले $250,000 का ऑफर कर रखा था कि वो आप उसकी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। नाउ इट टर्न्स टू $400,000। और अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो मज़ीद रीस्ट्रक्चर्ड होने जा रही हैं, जो फ्यूचर में प्रेडिक्टेड हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो अनाउंस कर देंगे अपनी नई पॉलिसी। बहरहाल अब नई पॉलिसीज़ और पुरानी पॉलिसीज़ से क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो पिछला जितना भी हमारा ये टाइम गुजरा है, इस टाइम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं था कि टर्की सस्ता था। बीच में कुछ टाइम ऐसे आए, अब जब पहले लोगों की सैलरीज कम थी यहाँ, और पहले यहाँ लोगों की कन्वर्जन रेट भी कम थे। पहले लाइक जैसे आप $1 लेके जाते थे तो उसके अगेंस्ट आपको 5-6 टर्किश लीरा मिलता था। अब अगर आप $1 लेके जा रहे हैं तो आपको 26 टर्किश लीरा मिल रहा है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। जिस ज़माने में दुनिया में टूरिज़्म नहीं था, सिर्फ इस्तांबुल खुला हुआ था या टर्की खुला हुआ था, उस ज़माने में ड्यूरिंग कोरोना ये हो रहा था कि यहाँ पे होटल के फेयर्स भी कम थे, प्राइसेस कम थे, चीज़ें कम थी, और बहुत सारे लोग ये सोच के कि यार टर्की बहुत सस्ता है, यहाँ पे आए। और अब उसी स्पीड से लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। जिन लोगों को जॉब नहीं मिली या जो लोग यहाँ अपने आप को सस्टेन नहीं कर सके, अगर आप यहाँ टर्की आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि बाद औक़ात आपको अपने प्लान्स में यू टर्न लेने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आ रहे हैं, अभी भी लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए और अपने आप को यहाँ सेट करने के लिए, तो आपको बेसिक कुछ काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना कि जनाब, और ना ही रिजिड होना है कि जनाब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने आया हूँ तो जो मुझे 1 महीने का टूरिस्टिक वीज़ा मिला है तो मैं उसी में प्रॉपर्टी परचेज करूँगा। अगर आपको आपके मतलब की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, आप वापस चले जाएं। हाँ, लेकिन जब आप यहाँ आए तो अपना अकाउंट खोलें, उस अकाउंट में अपना पैसा फ्रीज करें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, अपना पैसा अपने हाथ में रखें। किसी को आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने किसी से डील करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एग्रीमेंट पे आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, देन एंड देयर आपका कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज होती है, आप गवर्नमेंट के बल्दिया के ऑफिस में जाके उस प्रॉपर्टी की डील को साइन करें। जो भी मजिस्ट्रेट के सामने जो भी प्रोसीजर होता है, आप वो प्रोसीजर साइन करें और वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को डन कर दें। लेकिन अगर आपके 1 महीने के टूरिस्ट वीज़ा के अंदर ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से वापस चले जाएं। फिर दोबारा मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके आएँ, वो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट प्रीवियस 2 ईयर्स के अंदर अगर टर्की ट्रैवल किया है तो आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है बहुत आराम से। और मल्टीपल एंट्री आपके पास वीज़ा होगा तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड हो गया कि हाँ यार, मेरे पास टाइम है, मुझे अपने मतलब की प्रॉपर्टी ढूंढनी है। यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, आप हर लोकेशन को विजिट करें, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा ये कि लैंग्वेज ज़रूर सीखें। लैंग्वेज के लिए यहाँ बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, लैंग्वेज के लिए बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप उसको ज़रूर सीखें, समझें। उसके अलावा यहाँ बहुत बुक्स भी मिलती हैं और उन बुक्स को भी आप डाउनलोड करें, उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो। इसके अलावा जो भी ड्रामे आप देख रहे हैं, ड्रामे देखना शुरू करें, टर्किश ड्रामे, और टर्किश ड्रामे देख के अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करें। टर्किश ही लैंग्वेज में ड्रामे देखें, वो किसी और लैंग्वेज में डब में ना देखें। आप ये आप बेसिक काम करें। दूसरा ये
कि अगर आप यहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो जब तक आपके बच्चे एक टर्किश इन्वायरमेंट में नहीं होंगे ना, उनके लिए बड़ी महा प्रॉब्लम होगी। आप अगर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में आपको बहुत हाई फ़ी पे करनी पड़ेगी इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए, और ताकि आपके बच्चे इंग्लिश में पढ़ते रहें। देन वो ग्रेजुअली सारी चीज़ें उनकी इंग्लिश में होती रहेंगी। कोई भी चीज़ जो है वो उनके गवर्नमेंट की, यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया से लोग स्कॉलरशिप लेके आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप यहाँ आए हैं फैमिली के साथ, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप उनके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने बच्चों की ट्यूशन बहुत अच्छी करवाएं, उनको इस इन्वायरमेंट से फेमिलियर करवाएं। मैं अपनी बेटी की एक पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल में गया था, तो वहाँ एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई जो अरब फैमिली थी। उन्होंने नेशनलिटी भी यहाँ की ली हुई थी और उनके पास पासपोर्ट भी थे, लेकिन उनका जो बेटा था वो टर्किश लैंग्वेज में ज़ीरो था, जिसकी वजह से बच्चे को बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे। अब जब आप टर्किश लैंग्वेज आपकी नहीं होती, अगर आप बच्चों की टर्किश लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते, तो बच्चे की एजुकेशन में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। प्लस ये कि जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आपको उसको एडिशनल ट्यूशन दिलवाना पड़ेगा डेफिनेटली। अब मेरी एक बेटी है जो 8 क्लास में आ गई है। अब उस बेटी के लिए मैं लेगेसी की प्रिपरेशन के लिए मैंने उसका एडमिशन करवाया। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यहाँ कोचिंग और स्कूलिंग और कोर्सेज करना बहुत महंगा पड़ता है। प्राइवेट एजुकेशन की तरफ आप जाएंगे, जब भी कोई प्राइवेट ट्यूटर हायर करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच के आए हैं कि जनाब मैं यहाँ आऊँ, आने के बाद मैं यहाँ छोटी मोटी जॉब करके ही मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता हूँ। यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। स्पेशली इस्तांबुल में तो बहुत एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। मकान के जो रेंट हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। और अभी रिसेंटली एक मुझे वीलॉग भी बनाना था मकान के ऊपर। मेरे दोस्त का अपार्टमेंट है जो खाली पड़ा हुआ है और फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। मेरे घर से भी वो अपार्टमेंट नज़र आता है और मैं उसका वीलॉग भी दिखाऊंगा आपको। तो अपार्टमेंट है, यहाँ रेंट बहुत हाई हो गए हैं और रेंट पे जो है वो आपके पास इनफ अमाउंट होनी चाहिए ताकि आप यहाँ सस्टेन कर सकें। और यहाँ आपको उस वक्त तक अच्छी जॉब नहीं मिलती जब तक आपको लैंग्वेज ना आती हो। क्योंकि अगर आप अब यहाँ पे क्योंकि चीज़ें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो टर्की में इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों की वेजेस भी बहुत इंक्रीज करती हैं। उस वेजेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि अब सैलरीज कितनी है, टैक्सेस कितने हैं और ये सारी चीज़ें कितनी हैं। लेकिन अभी करंटली यहाँ पर वेजेस जो हैं वो हाई हो गई हैं और जो लेबर है वो इस वक्त 12,000 13,000 लीरा तक आराम से कमा रहे हैं। लेकिन लेबर का जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। बहरहाल वो एक वीडियो किसी और तरफ चली जाएगी, मैं इसमें डिफरेंट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप यहाँ आ रहे हैं ना, आप चाहे प्रॉपर्टी परचेज करने आ रहे हैं, अपनी फैमिली को सेट करने आ रहे हैं या किसी भी काम के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, तो अपना होमवर्क जरूर करें। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग आप वापस जा रहे हैं। प्रॉपर होमवर्क ना होने की वजह से, जल्दबाजी में या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो अपना पैसा, अपना टाइम और अपनी लाइफ का अहम टाइम स्पेन स्पॉइल कर देते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कोई भी आपकी कोई भी क्यूरी हो, लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।